हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे द स्टडी ठिकाना में। हम आज क्लास 12th के जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र शुरू करने वाले हैं। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो आप एक हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जाइएगा। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल इसलिए क्योंकि हम लोग क्लास 11th में प्राकृतिक भूगोल पढ़े थे। ठीक है, भूगोल भूगोल का आप जान रहे हैं कि दो टाइप होता है। ठीक है, एक प्राकृतिक, एक मानव। ठीक है, प्राकृतिक हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 पढ़ के यहाँ पे हम लोग आए। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकृति के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पर्वत, पहाड़, मैदान, झील, नदियाँ, जितने भी प्रकृति से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं सब उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग इसमें मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का मानव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मानव इस सब चीज़ों का यूज कैसे करता है, इनका संबंध मानव से कैसे है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि मानव भूगोल होता क्या है आखिर। ठीक है, तो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य, उसकी गतिविधियां तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव भूगोल और कुछ नहीं, मनुष्य जो है प्रकृति से कैसे संबंध रखता है। प्रकृति, उसको समझ लीजिए आप आसान भाषा में कि प्रकृति मनुष्य को एक स्टेज देती है और मानव उस स्टेज पे कैसे परफॉर्म करता है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। इसमें देखा जाता है कि मनुष्य प्रकृति से कैसे प्रभावित होता है, प्रकृति को कैसे बदलता है और विभिन्न स्थानों पर मानव जीवन अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग क्षेत्र में वहाँ का जो जीवन शैली है, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग अलग क्यों है, ये सारा स्टडी होता है मानव भूगोल में। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल एक शाखा है भूगोल का जिसमें मनुष्य, उसकी जो क्रियाकलाप है, उसकी जो गतिविधियां हैं, वो पर्यावरण के बीच इस तरह से संबंध रखती है। इसका स्टडी मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, मानव भूगोल का डेफिनेशन तो हम लोग देख लें, लेकिन मानव भूगोल की कुछ और परिभाषाएं हैं जो बहुत सारे भूगोलवेत्ता दिए थे। ठीक है, जिसमें से हमको 3 जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने जरूरी है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, बस वर्ड याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। रेटजल, जिन्हें हम लोग आधुनिक मानव भूगोल के पिता भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मानव भूगोल के पिता भी हम लोग बोल सकते हैं रेटजल को। ठीक है, क्योंकि यही है जो सबसे पहले अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है, इस बार भी पूछा था। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक एक बुक लिखे थे जिसमें मानव भूगोल के बारे में ये जिक्र किए थे। इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजल कुछ नहीं बोला, सिंपल ये बोला, इतना याद रखना है आपको कि मानव भूगोल जो होता है वो मानव समाज और धरातल, पृथ्वी, उसके बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को बोलते हैं मानव भूगोल। ठीक है, इसके बारे में बस एक पॉइंट और याद रखिएगा कि उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। दूसरे भूगोलवेत्ता जो थी जिसका नाम है एलन सी सैंपल, ये इसकी शिष्या ही थी। ठीक है, रेटजल की शिष्या थी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेटजल की शिष्या कौन थी? एलन सी सैंपल। ये क्या बोली कि ये बोली कि मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है उसके बीच परिवर्तनशील संबंध, उसका अध्ययन कराता है मानव भूगोल। शॉर्ट में समझिए आप, क्योंकि मानव पृथ्वी रुका हुआ नहीं है, पृथ्वी अस्थिर है, पृथ्वी पर कुछ ना कुछ घटित होते रहता है। कहीं समुद्र खाई बन रहा है, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी रुकी भी नहीं है, अस्थिर है पृथ्वी में चेंजेस होते जा रहे हैं। मानव भी क्या रुका हुआ है? नहीं, मानव भी क्रियाशील है, मानव भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, प्रकृति से संबंधित छेड़छाड़ कर रहा है, विकास कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है ये बताता है मानव भूगोल। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो मानव भूगोल का हम लोग जो जनरल डेफिनेशन देखे थे सबसे उसी संबंधित है, लेकिन इन लोग का लैंग्वेज अलग अलग था, तो वो लैंग्वेज हमको याद रखना है। रेटजल के बारे में क्या याद रखना है कि मानव भूगोल जो होता है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंध बताता है। सैंपल क्या बताती है? सैंपल बोलती है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध है वो बताता है। एक और भूगोलवेत्ता विडाल डिला ब्लास, ये क्या बोलते हैं? विडाल डिला ब्लास बोलते हैं कि मानव भूगोल जो है, ठीक है,
ये इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है, पृथ्वी जो नियम देती है, नियम डिसाइड करती है, और उस पर रहने वाले जो जीव जो है उन नियमों का कैसे यूज करते हैं, उनके बीच जो संबंध है वो बताता है मानव भूगोल। ठीक है, मतलब पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम है और उस पर रहने वाले जीव के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को बोलते हैं मानव भूगोल। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। रेडजल क्या बोला? रेडजल बोला मानव समाज और धरातल के बीच संबंध मानव भूगोल। एलन से सैंपल क्या बोली? एलन से सिंपल बोली कि क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच जो संबंध है वो बताता है मानव भूगोल। विडाल डिला प्लास क्या बोले? ये बोले कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जीव के बीच जो संबंध है वो है तुम्हारा आपका मानव भूगोल। ये तीन आशा करता हूं आपका याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मानव का प्रकृतिकरण। क्या होता है मानव का प्रकृतिकरण? यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मानव का प्रकृतिकरण पहले समझिए, मानव इसका प्रकृतिकरण हो रहा है। ठीक है, आपको पता होगा आदिम काल में, ठीक है, शुरुआती काल में मानव जो था वो प्रकृति से बहुत ज्यादा डरता था। प्रकृति उसको जैसे चाहे वैसे अपने इशारों पे नचाती थी। ठीक है, प्रकृति जो है मनुष्य को अपने अनुसार ढलवा लेता था, उसको उसको नचाता था। कुछ भी हो जाए, मनुष्य जो था ना प्रकृति से बहुत ज्यादा डरता था। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। प्रकृति में क्या क्या नियम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वर्षा हो रही है क्यों हो रही है, ज्वालामुखी स्फोट हो रहा है क्यों हो रहा है, ठंडा गर्मी बरसात क्यों हो रहा है, किसी के बारे में नॉलेज नहीं था। बस ये प्रकृति को भगवान समझ के उससे डरता था और उसकी पूजा करने में लगा था। वही लिखे हैं कि मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण क्या था कि मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना था। ठीक है, आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही कम था, निम्न था। प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। ठीक है, मनुष्य जो है प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, बल्कि खुद को उसके उसके अनुकूल बनाया। जैसे वर्षा हो रहा है तो गुफाओं में रहने चल गया, जो भी मौसमी फल फूल हैं उसी पे निर्वाह होता था वो, हाँ उसी को खा के जिंदा रहता था। ठीक है, अगर प्राकृतिक कुछ आपदा घट गया, ठीक है, तो उससे डरता था, उसकी पूजा करने में लग जाता था। ठीक है, मतलब प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण था, मतलब प्रकृति ही मनुष्य को कंट्रोल करती थी। ठीक है, इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है। ठीक है, तो मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है कि मानव प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, कुछ नहीं करता है, वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करेगा, प्रकृति उसको जैसे चाहे उसको अपने अनुसार ढला लेगी। ठीक है, तो ये था मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, लेकिन जैसे ही समय बदला, हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ, हम लोग प्रकृति के बारे में जानने लगे। ठीक है, तो हम लोग प्रकृति को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है कि जब मनुष्य तकनीक और ज्ञान की सहायता से प्रकृति को ही अपने अनुसार बदल लेता है। ठीक है, मानव तकनीक और ज्ञान के विकास से प्रकृति को अपना दास समझकर उसको अपने अनुसार बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें मानव जो है वो स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानता है। शुरुआत में डरता था, लेकिन जब ज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो प्रकृति को ही गुलाम बना लिया। ठीक है, वो किसी से डरने नहीं लगा। जैसे नदियां बहती थी, नदियों को बांध बना दिया, नदी में बांध बना दिया और उससे ऊर्जा वगैरह, खेती, सिंचाई सब करना शुरू कर दिया। पहले करता था क्या? नहीं करता था। रेगिस्तान जहाँ पे खेती तो नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, रेगिस्तान एकदम बंजर जमीन, वहां पे सिंचाई करके खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहाड़ों में सड़क और सुरंग बनाना, पहाड़ों में जहाँ गुफा होता था वहां छिप के रहता था वो। ठीक है, वहीं पर वो सड़क और सुरंग बना के आवाजाही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस स्थिति में मानव का प्रभाव प्रकृति पर अधिक हो गया। मानव का प्रकृतिकरण में क्या था? मानव डरता था प्रकृति से, लेकिन अब प्रकृति को डरने लगा, डर लगने लगा मानव से, क्योंकि मानव उसको अपने अनुसार बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ, जैसे पहले मान लीजिए बहुत तेज बारिश होता था, बहुत तेज बारिश होता था। ठीक है, तो हम लोग को लगता था इंद्रदेव नाराज हो गए, हम लोग उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या कुछ अलग घटना हुआ तो हम लोग डर जाते थे, उसकी पूजा करने लगते थे। लेकिन जब हम लोग समझने लगे, अब हम लोग समझ के उसको चेंज करना शुरू कर दे रहे हैं। पानी नहीं गिर रहा है, सूखा हो गया, तो हम लोग नाराज समझते थे, भगवान नाराज हो गए। लेकिन अब क्या है? आर्टिफिशियल रेन शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कृत्रिम वर्षा स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग टेक्नोलॉजी ज्ञान करके प्रकृति को अपने गुलाम बना लिए। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रहा है तो घर में एसी लगा लिए। पहले गर्मी पड़ता था तो कहीं और चल जाते थे, हम लोग ठंडे क्षेत्रों में चल जाते थे, क्योंकि प्रकृति के अनुसार जीना था हमको। लेकिन जब ज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो हम लोग प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिए। गर्मी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एसी लगा लिए, ठंडा लग रहा है, हीटर लगा लिए। ठीक है, तो ये होगा प्रकृति का मानवीकरण। अब ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म
एक अवधारणा में परिवर्तित हो गया, सिद्धांत में परिवर्तित हो गया। किस सिद्धांत में, वो हम लोग देखते हैं आगे। जो टर्म था कि मानव का प्रकृतिकरण हुआ, जो टर्म था मानव का प्रकृतिकरण हुआ, उसी को हम लोग एक सिद्धांत बोलते हैं उसको, वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद सिद्धांत, जिसमें ये विचारधारा क्या बताता है, ये विचारधारा ये बताता है कि मानव खुद कुछ नहीं कर सकता, मानव निष्क्रिय है, मानव प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति मानव को अपने अनुसार नचाएगी। मतलब मनुष्य की जो सारी क्रियाएं हैं, उसकी जो भी जीवन शैली है, जो भी संस्कृति है और जो भी विकास होगा, वो पूरी तरह से प्रकृति पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होगा। सरल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ही सर्वोच्च है, मनुष्य उसके हाथों की क्या है, कठपुतली है। मनुष्य कुछ नहीं करेगा, मनुष्य निष्क्रिय है, मनुष्य गुलाम है, प्रकृति ही क्या है, सर्वोपरि है। ये विचारधारा क्या कहलाया, ये विचारधारा कहलाया निश्चयवाद विचारधारा। और ये विचारधारा कहाँ से आया, तो हम लोग ये टर्म समझें कि मानव का प्रकृतिकरण हो गया, मतलब मानव कुछ नहीं करेगा, प्रकृति ही है जो सो करेगी। ठीक है, तो इससे एक विचारधारा आया निश्चयवाद विचारधारा। मनुष्य डरता है, मनुष्य डरता है, प्रकृति उसको डराती है। ठीक है, तो इसके समर्थक कौन कौन थे, इस विचारधारा जो आया इसके समर्थक कौन कौन थे, इसके समर्थक थे रैटजल और सैंपल, सैंपल उसी की शिष्या। ठीक है, तो रैटजल ये विचारधारा लेके आए थे और इसके समर्थक थे एलन सी सैंपल। दूसरा, जब टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ, जब हम लोग प्रकृति को अपने अनुसार नचाना शुरू कर दिए, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकृति का मानवीकरण हो गया, मानवीकरण हो गया, मतलब प्रकृति को ही हम लोग नचाना शुरू कर दिए अपने इशारों पे। ठीक है, तो इससे एक विचारधारा बन के आया, उसको बोलते हैं संभावनावाद, या तो हम लोग बोलते हैं संभववाद। ये विचारधारा क्या बताती है, ये विचारधारा बताती है कि प्रकृति जो है वो प्रकृति से डरना नहीं है, प्रकृति हमें सीमाएं देती है, रूल्स देती है, मनुष्य जो है उसको, उस रूल्स को, उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को ज्ञान से और तकनीक से अपना विकास करना है। मतलब कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वो अपनी बुद्धि से प्रकृति में बदलाव कर सकता है। ये विचारधारा दी है संभावनावाद। जैसे रेगिस्तान में सिंचाई हो करके खेती करना स्टार्ट कर देंगे, पहाड़ों में सड़क निर्माण करना स्टार्ट कर देंगे, सुरंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, समुद्र से तेल निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मतलब प्रकृति पे मनुष्य हावी हो गया इस विचारधारा में। ठीक है, संभावनावाद, संभववाद विचारधारा में। इसके कौन समर्थक थे, इसके समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास और लुसियन फेब्रे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विचार, ये सब याद रखना है आपको कि संभावनावाद, संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, संभववाद विचारधारा समर्थक कौन थे, ये थे विडाल डी ला ब्लास और लुसियन फेब्रे। और जो निश्चयवाद विचारधारा था उसके समर्थक कौन थे, उसके समर्थक थे कौन, रैटजल और सैंपल। ठीक है, तो पहला विचारधारा हम लोग पढ़े निश्चयवाद विचारधारा, जिसमें मनुष्य गुलाम है प्रकृति का, प्रकृति जैसे चाहे मनुष्य को अपने इशारों पर नचाएगी, मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, जो प्रकृति देगी मनुष्य चुपचाप उसी में गुजारा करेगा। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो वो कहीं और भाग जाएगा, ठंडा पड़ रहा है तो कहीं और गर्मी की तलाश में जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करेगा, निष्क्रिय है, वो प्रकृति को ही अपना सर्वोपरि मान लिया। ठीक है, मनुष्य निष्क्रिय है, मनुष्य गुलाम है। लेकिन संभववाद विचारधारा जब आया, इस विचारधारा में बताया कि प्रकृति दास कुछ नहीं है, प्रकृति को मनुष्य गुलाम बना सकता है, प्रकृति बहुत सारे नियम देती है, उसका यूज करो और उसको उस पर हावी हो जाओ। ठीक है, तीसरा, इन दोनों का बीच का रास्ता, इन दोनों का बीच का रास्ता आया नव निश्चयवाद विचारधारा। बहुत इंपॉर्टेंट है नव निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा, ये विचारधारा क्या कहता है, ये विचारधारा निश्चयवाद और संभावनावाद, जो इसको बोलते हैं संभववाद, उसके बीच का माध्यम, उसके बीच का मध्य मार्ग है। इसके अनुसार यह कहता है कि ना तो प्रकृति पूरी तरह से मालिक है और ना ही मनुष्य पूरी तरह मालिक है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। ठीक है, मतलब कि मनुष्य और प्रकृति दोनों को मिलकर विकास को करना है। मतलब अगर विकास करना है तो मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलकर विकास करेंगे, ना कि मनुष्य कभी भगवान बन रहा है, नहीं प्रकृति भगवान, दोनों नहीं, दोनों के बीच का मध्य मार्ग बताता है नवनिश्चयवाद। इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, मतलब कि रुको और जाओ, रुको और जाओ। इसका मतलब कि अचानक, जैसे मान लीजिए अगर हमको विकास करना है तो थोड़ा बहुत जंगल काटना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं जंगल काटना है तो अंधाधुंध जंगल की कटाई करते ही जा रहे हैं। रुकना है, समझना है कि जितना हो गया उतना ही में हमको सिमट के रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध काट रहे हैं, बेफालतू का पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को ट्रैफिक सिग्नल की तरह से ही कंपेयर किया गया है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर बोला होता है रेड
ग्रीन, येलो, है ना, रेड मतलब रुकना है, ग्रीन चलना है, येलो मतलब अब चलने के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल वाला गति को नियंत्रित करता है, उसकी दिशा नहीं बदलता है, मतलब हमको विकास को नहीं रोक देना है। जैसे हम लोग विकास करते हैं तो ये नहीं कि ये विचारधारा बोलते हैं नहीं विकास कर भी मत करो, विकास करो लेकिन रुक के, संभल के, उस हिसाब से चलना है। मतलब प्रकृति जो है कुछ सीमाएं तय करती है, एक रूल्स तय करती है, उस सीमाओं के अंदर रहकर हमको क्या करना है, विकास करना है। कौन दिया था ये विचारधारा? ये विचारधारा दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक रेटजल और सैंपल, संभववाद विचारधारा के समर्थक विडाल डी लाब्लास और लुसियन फेब्रे, और इसके समर्थक, नवनिश्चयवाद के समर्थक ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से तुरंत रिकॉल कर लेते हैं स्पीड में, ठीक है। हम लोग ये देख लिए थे कि मानव भूगोल होता क्या है। मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल मनुष्य, उसका जो क्रियाकलाप है और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन कराता है। उसके बाद मानव भूगोल की परिभाषाएं आया था। रेटजल क्या बोला? रेटजल बोला कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंध बताता है। सैंपल क्या बोली? सैंपल बोली कि जो अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है वो बताता है मानव भूगोल। विडाल डी लाप्लास क्या बोला कि पृथ्वी जो है वो भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है और उस पर रहने वाले जीव है उनके बीच जो संबंध है वो बताता है विडाल डी लाप्लास। उसके बाद हम लोग देखें मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है। मतलब मानव का प्रकृतिकरण हो गया, मानव है उस पर नेचर हावी हो गया, प्रकृति हावी हो गया, मनुष्य निष्क्रिय है, मनुष्य कुछ नहीं करेगा, प्रकृति जो चाहे वो करेगी, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण, इसी से एक विचारधारा बनता है निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। उसके बाद प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या बताता है? प्रकृति का मानवीकरण बताता है कि प्रकृति अब कुछ नहीं है, प्रकृति पे हम लोग अब उसको गुलाम बना लेंगे, प्रकृति को गुलाम बना, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पता है, प्रकृति के सारे नियम पता है, ठीक है। तो प्रकृति को अपना दास बना लेंगे हम और उस पर हावी हो जाएंगे, ठीक है। अगर पानी नहीं गिर रहा है तो हम पानी गिरवाएंगे, कृत्रिम वर्षा करा देंगे, ठीक है। तो इससे विचारधारा या संभववाद विचारधारा, ठीक है। उसके बाद तो निश्चयवाद विचारधारा हो गया, ठीक है, जिसमें निश्चयवाद विचारधारा हो गया जिसमें मनुष्य निष्क्रिय है। संभववाद विचारधारा हो गया जिसमें मनुष्य मालिक है, ठीक है। उसके बाद बीच का विचारधारा आया नव निश्चयवाद विचारधारा, जिसमें यह बताया गया कि ना ही मनुष्य मालिक है ना ही प्रकृति मालिक है, दोनों को मिलकर विकास करना है, ठीक है। और इसके विचारक थे कौन? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अब आते हैं मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, आखिर एज अ सब्जेक्ट हम ऐसे कैसे पढ़ने लगे, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मानव भूगोल का जो विकास हुआ वो पहले पढ़ते हैं प्रारंभिक उपनिवेश काल, ठीक है। उपनिवेश काल आप जानते हो, वैसा काल जिसमें एक दूसरे पे है ना वो बहुत ज़्यादा कब्जा हो रहा है, अमीर देश गरीब देश को कब्जा कर रहा है बढ़ाने के लिए अपना साम्राज्य। तो उस काल में क्या होता है कि यात्रियों और खोजकर्ताओं ने नए नए क्षेत्रों की खोज की और उसका वर्णन करना शुरू किया अपने बुक्स वगैरह में, अपने कला वगैरह में, ठीक है। उसके बाद एक काल आया क्षेत्रीय विश्लेषण का काल। ये काल में क्या हुआ कि इस काल में विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन किया गया। कोई भी क्षेत्र उसका स्पेसिफिक विशेषता क्या है, गर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, कुछ अनुकूल जलवायु वहाँ पे इस तरह के पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्यों उग रहे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ का अध्ययन किया जाने लगा, अलग अलग क्षेत्रों को स्पेसिफिक अध्ययन किया जाने लगा इस काल में। उसके बाद आता है आधुनिक काल का उदय, जब 19वीं सदी अंत होता है और 20वीं सदी की शुरुआत होता है। इस काल में क्या हुआ? निश्चयवाद विचारधारा आया, हम लोग जो पढ़े अभी, संभववाद विचारधारा आया, ठीक है, और नवनिश्चयवाद विचारधारा आया। निश्चयवाद विचारधारा जिसको फ्रेडरिक रेटजल लाए थे, संभववाद विचारधारा जिसको विडाल डी लाप्लास लाए थे, और नवनिश्चयवाद विचारधारा जिसको ग्रिफिथ टेलर लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद 1930 का दशक, जिसे क्षेत्रीय विभेदन कहा गया। क्षेत्रीय विभेदन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हम लोग स्पेसिफिक एक एक जगह की स्टडी करना शुरू किए। एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है, ठीक है, वहाँ में मानवीय तत्व में भिन्नता क्यों है, ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट किए, ठीक है। उसके बाद 1950 से 60 का काल आया जिसको स्थानीय संगठन कहते हैं। इससे मात्रात्मक क्रांति भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें कंप्यूटर का यूज किए हम लोग, स्टैटिस्टिक का यूज किए, किस लिए? मानव भूगोल को समझने के लिए, ठीक है। बाद में इस मात्रात्मक क्रांति को हटा दिया गया था, ठीक है, ये आप इसे हटा दिया गया, इसे मानव भूगोल के खिलाफ इसे माना जाना, क्योंकि इसमें मानव भूगोल में हम लोग कंप्यूटर और स्टैटिक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर 1970 का दशक आया जिसमें मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा आया। जैसे हम लोग 3 विचारधारा पढ़े, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो 1970 के बाद 3 और नई विचारधारा आई, मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा।
ठीक है। तो ये क्या विचारधारा था? तो मानवतावादी मतलब कल्याण परक, मतलब लोगों की शिक्षा के बारे में बात करना है, स्वास्थ्य के बारे में बात करता है और आवास पे ध्यान देता है, उन लोगों की वेलफेयर के बारे में बात करता है, कल्याण परक विचारधारा। अमूलवादी विचारधारा क्या है? गरीबी और असमानता, मतलब लोग जो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इसके बीच क्यों ऐसा ये डिफरेंस है ये, ठीक है, इसके बारे में बताता है ये रेडिकल अमूलवादी विचारधारा या तो रेडिकल विचारधारा। ठीक है, ये किस विचारधारा पे संबंधित है? ये है मार्क्सवादी विचारधारा पे। मार्क्सवादी जो गरीबी पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके बहुत सारे बुक हैं गरीबी पे। ठीक है, तो मार्क्सवादी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमूलवादी विचारधारा किस पे आधारित है? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित है। तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में क्या स्टडी होता है कि इंसान के जो अपने अनुभव हैं, जो व्यवहार हैं, ठीक है, जो मानसिक धारणा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1970 के बाद आधुनिक विचारधारा का जन्म हुआ। ठीक है, आधुनिक विचारधारा, अच्छा रिपीट हो गया, 1970, ठीक है, आधुनिक विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1970 में आधुनिक विचारधारा का जन्म होता है। आधुनिक विचारधारा कौन सा? ठीक है, कौन सा? तो वो है आपका कल्याण परक। कल्याण परक, ठीक है, अमूलवादी, ठीक है, और व्यवहारवादी। ठीक है, फिर 1970 के बाद 1990, ठीक है, 1970 के बाद 1990 जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तर आधुनिक विचारधारा। ठीक है, 1990, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर आधुनिक विचारधारा। ठीक है, तो इस तरह से मानव भूगोल का विकास होता गया। ठीक है, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र और उनके उपक्षेत्र क्या क्या हैं। जैसे हम लोग भूगोल पढ़े, भूगोल के दो क्षेत्र, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसी तरह मानव भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, और उनके उपक्षेत्र हैं, जैसे सामाजिक भूगोल। ठीक है, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, पहले एक बार हम थ्योरी टाइप के पढ़ लेते हैं। ठीक है, सामाजिक भूगोल, इसमें क्या करते हैं? तो समाज, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ठीक है, लिंग, मेल और फीमेल, ठीक है, और इस सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं सामाजिक भूगोल में। ये सब उसके क्षेत्र उपक्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या स्टडी करते हैं हम लोग? संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं, कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, उद्योग, विपणन, पर्यटन, मतलब जो पैसा संबंधित है, आर्थिक से संबंधित है, उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं आर्थिक भूगोल में। राजनीतिक भूगोल में क्या स्टडी करते हैं? तो सबको पता है कि राजनीतिक घटनाओं के बारे में, सीमा, कोई देश, बॉर्डर जो भी है, ठीक है, और निर्वाचन, इलेक्शन, सैन्य भूगोल, है ना, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग राजनीतिक भूगोल में। जनसंख्या भूगोल, जैसा कि बोला गया था, जनसंख्या घनत्व के बारे में, वितरण बारे, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह लोग प्रवास क्यों कर जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं जनसंख्या भूगोल में। अधिवास भूगोल, ग्रामीण नगरीय बस्तियां, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में क्या विशेषता है, नगरीय बस्तियों में क्या विशेषता है, उनके आकार किस तरह से हैं। ठीक है, ये जितना भी हम लोग क्षेत्र उपक्षेत्र पढ़ रहे हैं ना, सबका झलकियां, है ना, कुछ कुछ हम लोग इस क्षेत्र में, इस चैप्टर में, इस क्लास 12 का जितने भी आने वाले चैप्टर में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मानव भूगोल के क्षेत्र ही है। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल में क्या होता है? इसमें संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, भाषा, धर्म, विश्वास, ये सब चीज़ों का स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल में क्या स्टडी करते हैं? पिछले समय के जो भी भौगोलिक परिदृश्य हैं, ठीक है, मतलब इतिहास से संबंधित इसमें स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक, इसको जो डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, कि मानव भूगोल के क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो सामाजिक भूगोल। ठीक है, अब सामाजिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र हैं? व्यवहारवादी भूगोल, जिसमें मानव के व्यवहारों के बारे में स्टडी करते हैं, सामाजिक कल्याण, उसके कल्याण के बारे में बात करते हैं, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ये सारे जो उप क्षेत्र हैं ये हैं सामाजिक भूगोल के, और ये सारे जो क्षेत्र हैं वो हैं मानव भूगोल के। मानव भूगोल के, ठीक है, ठीक है, तो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल, जिसका उप क्षेत्र ये सब है। ठीक है, फिर है आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सैन्य भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और निर्वाचन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र क्या है? संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, ठीक है, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सब उसके क्या है? उप क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सब आपके वन लाइनर के लिए, एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि इसमें से कौन उप क्षेत्र नहीं है, कौन क्षेत्र नहीं है, तो ये सारा आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।
आशा करता हूँ आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, ठीक है। अब अगर आपको एक बार और आप इसको एक बार और देख लेंगे तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसमें 2-4 पॉइंट याद रखना है कि मानव भूगोल होता क्या है, मानव भूगोल के परिभाषा क्या है, मानव भूगोल के 3 नई जो भूगोलवेत्ता थे वो क्या क्या परिभाषा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल की विचारधारा क्या है, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है। फिर मानव भूगोल का विकास कहाँ से हुआ, और मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन है, ठीक है। कौन सा विचारधारा किसने दिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐड कर लेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बाकी आप देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।